हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स जो जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर इसका हम लोकेशन देखेंगे तो आपका क्लास 12th सीबीएसई उसका भी ये सिलेबस का हिस्सा है, राइट। तो ये दोनों ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो जेईई मेंस है या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए, राइट। तो मैट्रिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक तरीके का आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ये कह दूं कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट दिए, ठीक है। वो कुछ ऑब्जेक्ट दिए, मान लीजिए कौन से ऑब्जेक्ट दिए आपको? मैंने 4 ऑब्जेक्ट दिए, ए, बी, सी और डी, और आपसे कहा जा रहा है इनको आप अरेंज करिए, ठीक है। तो इनको अरेंज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये हो कुछ इस तरीके से, ए, बी, सी, डी। तो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, राइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा और इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया, तो ये एक अरेंजमेंट है। दूसरा अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। और तीसरा अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, ए, बी, सी, डी। तो इस तरीके के आपके पास जो अरेंजमेंट है यही मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया और मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूरी अरेंजमेंट पे होती है, तो आपके अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए। इसका मतलब मैट्रिक्स भी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। अब ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है या फिर ऐसे लिखी हुई है, इनका बेसिक मतलब क्या है? डिफरेंट कैसे हैं? ये हैं तो वही ऑब्जेक्ट, उन्हीं को आप अरेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंट कैसे हो गए? डिफरेंट ऐसे हो गए कि अगर मैं आपसे सिर्फ इस मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, कौन सी मैट्रिक्स वाले जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स लिखी है, अगर इस मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कैसे आएगा? ए, बी, सी और डी। ये पूरे मैट्रिक्स में क्या है? एक ही रो में सारे लिख दिए गए। कितने रो में? एक रो में। लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम पता करने के लिए जितने सारे एलिमेंट लिखे हैं उनके नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाते हैं। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 4 कॉलम है। रो कितनी है यहाँ पे? एक रो है, ठीक है। तो इसलिए इसका अरेंजमेंट कैसा है? 1 क्रॉस 4। 1 क्रॉस 4 क्या दिखाता है? जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा नंबर, उसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज। जो दूसरे नंबर पे नंबर लिखा होगा उसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है ये कैसे डिफरेंट है? इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास कितनी आ जाती है? 2। और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी आएंगी? इसमें भी 2 आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो ये अरेंजमेंट इस वाले अरेंजमेंट से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मतलब ये वाला अरेंजमेंट इस वाले अरेंजमेंट से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2। इसको कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। अब तीसरे वाले में आते हैं। तीसरा वाला अगर आप देखोगे तो इसमें अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने ड्रॉ हो जाएंगे? 4 ड्रॉ हो जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 4 क्रॉस 1। तो ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, इधर आपके पास 1 क्रॉस 4 लिखा हुआ है, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास 4 क्रॉस 1 लिखा है। ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इनको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो पहले नंबर पर लिखा जाएगा उसको नंबर ऑफ रो बोलेंगे, और जो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा उसको नंबर ऑफ कॉलम बोलेंगे, राइट। तो आपने अभी तक सीखा मैट्रिक्स क्या है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ, जरा देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है a इक्वल टू, आपके सामने एग्जांपल है क्या? 1, 2, 4 और 3। इस तरीके से आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 लाइन, 2 लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितनी आएंगी? 4। सॉरी, यहाँ पर भी 2 आएंगे। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो भी कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी है? 2, ठीक है।
तो ये है आपके पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो लिखा है बेसिकली ये स्टैंडर्ड नोटेशन, ये क्या लिखा है आपके पास, स्टैंडर्ड नोटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे जाने से पहले, स्टैंडर्ड नोटेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हो कुछ इस तरीके से, कैसे A B C D E F G, या फिर इसको ऐसे रहने दो, यहीं तक चलते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और अगर आपसे मैं कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे 2 लाइन ड्रॉ होंगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 3 लाइन्स आर देयर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, कौन से एलिमेंट की, जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा है, तो ये किस रो में है और किस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको लिखते हैं A11। क्या लिखेंगे इसको, A11। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये कहां पे है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो इसको लिखते हैं ऐसे A12। तो मतलब जो A11 लिखा है ये लोकेशन को दिखाता है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होगा, और ये कहां पे है, फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरे नंबर का कॉलम है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस D की बात करूं, D कहां पे है, D आपका सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। आप देख लीजिए सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, तो A21 लिखा जाएगा। ये कहाँ पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A22 लिखा जाएगा, और ये कहाँ पे है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो A23 लिखा जाएगा। तो ये जो आपके पास लिखे हुए नंबर, मतलब जैसे A के नीचे A11, A के नीचे A12, ये दिखाता है लोकेशन। तो अगर मैं पूछूँ कि A12 कितना है, यहाँ पे B है। अगर मैं पूछूँ A13 कितना है, यहाँ पे C है। अगर मैं पूछूँ A21 कितना है, आपके पास D है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल कुछ कैसे, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो A इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, A1 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 5 2, आपके पास ऐसे लिखी हुई है। आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है, यहाँ पे 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4। ध्यान रखना ऑर्डर लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पहले प्लेस पे जो भी लिखा जाएगा वो नंबर ऑफ रोज को दिखाएगा, और दूसरे प्लेस पे जो भी लिखा जाएगा वो नंबर ऑफ कॉलम को दिखाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये बताइए A22, मतलब वो एलिमेंट बताना है जो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, ठीक है। A22 दूसरे रो बोले तो ये, और दूसरा कॉलम बोले तो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो। तो आप ऐसे और ऐसे चलिए, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे इंटरसेक्ट, या फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो एलिमेंट आएगा 6 जो आएगा दैट इज A22। अगर आपसे कहता है A34 निकालो, A34 निकालो, तो कॉलम नंबर, रो नंबर कौन सा, तीसरा, कॉलम नंबर कौन सा, चौथा। तो रो नंबर तीसरा, कॉलम नंबर चौथा, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, 2 पे इंटरसेक्ट कर गया। ये क्या कहलाएगा, A34 कहलाएगा। तो मतलब ये जो है ये एक तरीके से क्या दिखाता है, ये दिखाता है लोकेशन। क्या दिखाता है, लोकेशन। तो अभी ये पता करने में आसानी रहेगी। अब जो यहाँ पे ये लिखा है इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है A इक्वल टू मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन AIJ M क्रॉस n लिखा है, इसका मतलब जरा समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो जरा देखते हैं ये है क्या। आपके सामने लिखा है A इक्वल टू कितना, AIJ, यहाँ पे कितना, M क्रॉस n। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ रोज दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम दिखाएगा। और यहाँ पे जो IJ लिखा है, I क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ रोज दिखाएगा, और J जो लिखा है ये क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम दिखाएगा। तो कहने मतलब जो I होगा वो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये चलेगा 1 से बड़ा या M से बराबर, और जो J होगा ये 1 से बड़ा या फिर N से छोटा या बराबर, ठीक है। मतलब I और J कुछ इस तरीके से वेरी करेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे J है बेसिकली, I नहीं है, J है।
ठीक है। तो इस तरीके से ए आई जे का मतलब ये हुआ। अब जब ये आई की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी और j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कैसे बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्या बनेगी, a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, क्योंकि कॉलम कहाँ तक जाएगा, दूसरे प्लेस वाला क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है, तो ये कॉलम कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। फिर ऐसे पहले प्लेस तक क्या दिखाता है, पहले प्लेस वाला दिखाता है नंबर ऑफ रोज को, तो वो ये कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। तो am1 am2 डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे amn आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। तो ये मैंने आपको बताया इसका नोटेशन का मतलब, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखने के बजाय हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है। सो आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब यहां जरा समझिए, अब कुछ जरा क्वेश्चन कर लेते। कह रहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है, तो इसको कितने तरीके से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब इसके कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने, 6, A B C D E F। तो आप इनको कैसे अरेंज करते? पहला अरेंजमेंट तो आपके पास ये हो सकता था, क्या, A B C D E F, पहला अरेंजमेंट ये हो सकता था। दूसरा अरेंजमेंट आपके पास ये हो सकता था, A B C D E F। तीसरा अरेंजमेंट आपके पास ये हो सकता था, A B C D E F। और चौथा अरेंजमेंट आपके पास ये हो सकता था, A B C D E और F, ठीक है। तो 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर आपको 6 एलिमेंट्स दिए जाएं। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 4। पहले वाले अरेंजमेंट का ऑर्डर जरा बताइए, क्या ये 1 क्रॉस 4 नहीं है भाई? अगर वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 4 आ जाएंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो 1 आएगी। तो 1 क्रॉस 4 पहले का ऑर्डर। दूसरे का ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3 नहीं है? तीसरे का ऑर्डर 4 नहीं, सॉरी 6 है यहाँ पे। तीसरे का ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 2 नहीं है? और चौथे का ऑर्डर क्या 6 क्रॉस 1 नहीं है? अब जरा समझिए, खास बात यह है कि जो 1 क्रॉस 6 है ये भी 6 आएगा, 2 क्रॉस 3 ये भी 6 आएगा, और 3 क्रॉस 2 ये भी 6 आएगा, और ये भी 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है कि इसमें जितने सारे ऑर्डर हैं उन सब का अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे एलिमेंट हैं उनके जितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वही नंबर ऑफ मैट्रिक्स को दिखाएंगे। पॉसिबल ऑफ 2 फैक्टर्स है ना, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर्स देखना है। तो क्या वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? वही नंबर ऑफ मैट्रिक्स दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? तो जैसे आपके पास 28 लिखा है, तो 28 को आप कैसे अरेंज करेंगे? पहला 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 28, दूसरा 2 क्रॉस 14, तीसरा 3 आएगा नहीं, 4 क्रॉस 7, चौथा 6 आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं, मतलब 7 क्रॉस 4, फिर 14 क्रॉस 2, फिर 28 क्रॉस 1। इतने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे। लेकिन आप ये ना कहना कि ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि ये वाला अरेंजमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, ऐसे होगा, सारे एलिमेंट 28 एलिमेंट सिंगल रो में रख दिए जाएंगे, और ये वाला जो अरेंजमेंट होगा सारे 28 रो सिंगल कॉलम में लिख दिए जाएंगे। सारे 28 एलिमेंट्स सिंगल कॉलम में लिख दिए जाएंगे। तो इसलिए सारे अरेंजमेंट क्या डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो पहले नंबर पे जो दिखाता है वो नंबर ऑफ रो दिखाता है, तो इसमें पहले नंबर पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, और इसमें कितने हैं, 28 है। तो सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो 28 एलिमेंट हैं, तो उनको इतने पॉसिबल तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो 28 को कितने तरीके कर सकते हैं, इतने कितने हैं, 6 मेरे ख्याल से, यस 6 अरेंजमेंट है, राइट। और उनके ऑर्डर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको इनको अरेंज करके देखना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे पता कर लेना होता बस। अब जरा सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर Aij इक्वल टू दिस। पहली बात तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दिखेगी कैसे? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे होगी? वो A11 A12 A21 A22 ऐसे ही दिखेगी। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब क्या होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 का मतलब क्या होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है भाई, तो आपको Aij दिया गया, क्या दिया गया Aij को इतना दिया गया। अब जैसे मुझे A11 निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1। जब I की जगह पे 1 रखो तो 1 माइनस 2 आएगा, दैट इज -1। स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो A11 कितना आएगा 1/4 आएगा। अगर आप A12 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा जरा समझना, I की जगह पे 1 और J की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 मतलब -3 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 9/4 A12। मेरे हिसाब से यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 इसी में रखेंगे तो क्या आएगा, I की जगह पे 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो आपके पास A21 जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद A22 क्या आएगा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 -2 आएगा, नीचे 2 है कट जाएगा, -1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, तो A22 कितना आया 1 आया। तो आपके पास 2x2 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आपके सामने आ चुके हैं, तो सारे एलिमेंट यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा दैट इज 1/4, 9/4, 0 और 1। So this is what is Aij. This is how we find 2x2 की मैट्रिक्स where Aij is given. सिमिलर लॉजिक के साथ आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें बस सिर्फ मॉड लगा हुआ है, और इसमें भी चाहो तो आप मॉड ही लगा हुआ था, स्क्वायर था तो मतलब मॉड स्क्वायर इससे भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उसमें स्क्वायर करना पड़ता है, यहाँ मॉड लगा, अगर नेगेटिव अंदर आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना होगा। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ, do it by yourself. I hope and believe you are getting the things properly. A11, A12, A21, A22 कैलकुलेट करना है। यही से अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स निकालना हो, 4x4 की निकालना हो, या फिर 2x3 की निकालना हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन दूं तो आप 2x3 की एक भी मैट्रिक्स निकालो, एक 3x2 की मैट्रिक्स निकालो, राइट, तो इसको देखो आप निकाल पा रहे नहीं निकाल पा रहे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। पहला टाइप है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको सिंगल रो में लिखा जाए, सारे एलिमेंट सिंगल रो में लिखा जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब जैसे आपके पास 6 एलिमेंट थे वहाँ पे, और 6 के 6 एलिमेंट आप कैसे लिख दो, A B C D E F, सारे आपने ऐसे लिख दिए, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी कैसी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1x6। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बोलूँ तो अगर मैं ए मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A1J। क्यों 1 क्यों आप नहीं बदलना, क्योंकि रो तो एक ही है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1x n। ठीक है, और रो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब 6 के 6 सारे एलिमेंट कैसे लिख दिए जाएं, आप इस तरीके से लिख दे ABCDEF, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 6x1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे 6 आएगा और वर्टिकल लाइन खींचोगे तो यहाँ पे एक ही आएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिखेंगे, A = हम यहाँ पे लिखेंगे AI1, और जहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, ये m×1 टाइप का होगा। मतलब यहाँ पे रो बदलेंगी लेकिन कॉलम सिर्फ वही रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। आपके सामने एक लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जितने सारे मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलो। जैसे ये 0 0 0 0 0 ऐसे लिख दो, तो कैसे मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के चैप्टर में बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओ से। बिग ओ का मतलब ये होता है उसके अंदर जितनी सारी एंट्रीज है सब के सब क्या हैं, जीरोज है, सब के सब जीरो मैट्रिक्स हैं, सब के सब जीरो एलिमेंट्स हैं, उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। राइट, आगे जरा देखते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मतलब आपका जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, हालांकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों ऐसे चैप्टर हैं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। मैट्रिक्स का काम डिटर्मिनेंट के बगैर नहीं चलता है और डिटर्मिनेंट का काम मैट्रिक्स के बगैर नहीं चलता है। मतलब डिटर्मिनेंट का तो एक भी नहीं चलता है, मैट्रिक्स का तो फिर भी चल जाता है ना। अभी तक जैसे हमने मैट्रिक्स इतना पढ़ लिया, कहीं पे डिटर्मिनेंट की कोई बात ही नहीं आई। मैट्रिक्स में तो मतलब फर्स्ट लाइन से ही स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिटर्मिनेंट में बात होती है मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास ए इक्वल लिख दिया जाए यहाँ पे ए बी सी डी, इसमें कितने रो कितने कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम। अब जैसे दूसरी मैट्रिक्स बी इक्वल लिख दिया जाए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें और ज़रा समझते हैं, ठीक है? क्या समझेंगे? अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैं इसके लोकेशन के साथ लिखूंगा बी इक्वल क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये पहला वाला A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, कौन से? ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट हैं, कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट में पता कैसे करेंगे? पता ऐसे करेंगे, इनकी जो लोकेशन देखिए 1 1 2 2 3 3, इस तरीके का, मतलब आई और जे दोनों कैसे हैं? सेम हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और ये जो एलिमेंट होते हैं A12 लिखा है, इधर A21 लिखा है, A31 लिखा है, A13 लिखा है, A32 लिखा है, A23 लिखा हुआ है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स एंड द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गया आपको और उसके डायगोनल के बारे में भी आपको बात पता चल गई है, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। पहला यहाँ पे लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखा आपके पास? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कहा मैंने? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है? हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले लिखा, ये A11, ये A12, ये A13। अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं तो 2x2 में भी हो सकता है, 4x4 में भी हो सकता है। अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं तो तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है? ये क्या है? ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम है। ये जो एलिमेंट कहलाते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तुमको इस डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए कह रहा है डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ बोल रहा है। नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोल रहा है। क्या कह रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। कह रहा है आपसे Aij इक्वल टू 0 इफ I डज नॉट इक्वल टू j। तो I डज नॉट इक्वल टू j कहाँ पे है? यहाँ पे देखो I j के इक्वल नहीं है, यहाँ पे I j के इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर। तो ये जिसमें से I की वैल्यू j के इक्वल नहीं है तो सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। इस तरीके के एलिमेंट क्या कहते हैं? इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। माइंड वेल, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बेसिकली बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि अगर आपके पास ये लिख दिया जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? यहीं भी गलती कर देते हैं। बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 0 होने चाहिए। बाकी ये क्या है हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है? उसको तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना डेफिनेशन में। डेफिनेशन में सिर्फ आपसे ये बोला गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब ये 0 हो भी सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते, हमें उससे मतलब ही नहीं है ना, ठीक है? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
जिस मैट्रिक्स में 0 होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ठीक है। अब हम डिस्कशन के अगले पार्ट में जाएंगे। अब जरा देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में आप समझ गए हैं कि उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जो पहली बात तो क्या हो, पहली बात तो वो मैट्रिक्स कैसा हो, वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को जनरली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। डी इज इक्वल टू कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, कह रहा है कि हैविंग इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए। बाकी क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होगी इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में आपसे ये कहा गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल। अब इक्वल होने के लिए ये कुछ भी हो सकता है, 0 0 हो सकते हैं तीनों, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही कहाँ पे लाई करती है, डायगोनल मैट्रिक्स पे लाई करती है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, राइट। आगे जरा चलते हैं। अगला जो है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है कि ऑल द स्केलर मैट्रिक्स जिसमें से डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है। मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट 1, यही तो होता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें से डायगोनल एलिमेंट सब सेम होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट सेम है लेकिन सब क्या है, सब 1 है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको बेसिकली I3 कहेंगे। I3 क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। अगर आपके पास ये लिखा होता I1 0 0 1 तो इसको 2 × 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको I2 कहेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, I2 I3 I4 IN कभी कभी हो जाता है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा डायगोनल या फिर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें से डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग, राइट। जरा देखिए अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ आपके पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जरा देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जरा समझते हैं यहाँ पे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये, जरा पहली बात तो आप लिखते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं A = ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो डायगोनल हो, चाहे वो आइडेंटिटी हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही इस चैप्टर की पूरी जान है, आप ये समझ लीजिए। तो ये आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमें बताना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन जरा समझना है यहाँ पे। डेफिनेशन यहाँ पे ऐसी कुछ लिखी हुई है कि Aij = 0, और कब 0, जब I की वैल्यू ग्रेटर देन J हो। I की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन J हो। क्या यहाँ पे I की वैल्यू J से बड़ी है, I यहाँ पे 1 है, J यहाँ पे 2 है। क्या यहाँ पे I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 0 है, नहीं है। क्या यहाँ पे I की वैल्यू ग्रेटर देन 0, नहीं है। अब डायगोनल के नीचे आते हैं, क्योंकि इक्वल टू की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 2 है, ये 0 होना चाहिए। I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 होना चाहिए। I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 और 2, मतलब 3 I की वैल्यू है और 2 J की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो कहने का मतलब आपसे ये एलिमेंट को छोड़ के, कौन से एलिमेंट को छोड़ के, ये वाले एलिमेंट को छोड़ के आपसे ये बात कर रहा है, ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब ये ऊपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। कह रहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। डायगोनल से नीचे जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अगर मैं आपके पास लिखूँ यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ABC DEF, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये ABCDEF कुछ भी हो सकता है। ये आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अब
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताने के लिए आपको बताना ये है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, बस वो आपके पास नीचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। देखिए आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे कहाँ पे ऊपर है, देखो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी हो गई, मतलब जे से छोटी हो गई, तो इसलिए यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कुछ इस तरीके से। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसको यू कहते हैं बेसिकली, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एल कहते हैं। तो एल को कितना आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, खत्म, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। जरा देखते हैं, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, ठीक है। मैं जरा आपके सामने लिखता हूँ, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल टू, लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। वो क्या होता है, ये पूरी पूरी रो को आप कॉलम बना दीजिए, क्या कर दीजिए कॉलम, तो 1 यहाँ पे 1 2 3 कॉलम, यहाँ पे 4 5 6, तो ये जो मैट्रिक्स आई है दूसरी वाली, पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आई है दूसरी वाली, पहली वाली का क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू ए आई जे लिख दो, और यहाँ पे क्या कर दो, ए इक्वल टू ए डैश, देखो उधर पे ए डैश लिखा है, ए डैश इक्वल टू क्या कर दो यहाँ पे, ए डैश इक्वल टू क्या कर दो यहाँ पे ए जे आई, और यहाँ पे एन क्रॉस एम, मतलब ऑर्डर बदल जाता है, देखो ना यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ये आपके पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया इस मैट्रिक्स का, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। अब जरा देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहाँ पे दोनों का आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज वही आएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो जरा सोचिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होगी, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में कि आपने उसका ट्रांसपोज निकाला था तो ऑर्डर बदल गया, और जबकि कह रहे मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैट्रिक्स सेम तब होती है जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो कहने में तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए पहली बात तो सिमेट्रिक होने के लिए। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूँ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 4 5 5 6 और 6, ये मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है। मैं आपसे ये क्लेम करूँ ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जरा देखते हैं कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका जो आपके पास रो है पहला वाला रो, तो पहला वाला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 1 4 5, दूसरा वाला रो दूसरे कॉलम में 4 2 6, तीसरा वाला रो तीसरे कॉलम में 5 6 3। अब जरा ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 प्लेस पे 1 आ रहा है, 1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 4 आ रहा है दोनों में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 5 आ रहा है दोनों में, क्या दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे सेम नहीं है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है जरा समझते हैं। आपके पास अगर मैं मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखूं A11 A12 A21 सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो होगा आपके पास A21 ना होके A13 होगा, A13 ये आपके पास A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से लिखेंगे। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे आप डिमार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है A12 और A21 इनको क्या कर दो, सेम कर दो। मैंने भी तो यही किया, देखो ये आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दिया, मतलब A21 प्लेस पे जो एलिमेंट है वही हमने क्या कर दिया A12 प्लेस पे लिख दिया, A13 प्लेस पे जो एलिमेंट है उसको हमने A31 प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी।
A32 प्लेस में वही एलिमेंट लिख दिया जो A23 पे लिखा था। तो कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिसिटी के लिए बस ये ध्यान रखना कि A12 का प्लेस का जो एलिमेंट होगा वो A21 के इक्वल हो जाएगा, A13 के पास जो एलिमेंट होगा वो A31 हो जाएगा, और A32 के पास जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, A23 हो जाएगा। बस ये कंडीशन आप दिमाग में रखेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास कैसे मिल जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। तो आपको कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप लिख पाएंगे यहाँ पे। बस ये बात दिमाग में रखनी है, मतलब डायगोनल से बराबर दूरी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डायगोनल है, इसके बराबर दूरी के एलिमेंट इधर जितनी दूरी पे और वही उतनी ही दूरी पे इधर होना चाहिए, इधर जितनी दूरी पे उतनी ही दूरी पे इधर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या इस तरीके से मैट्रिक्स जो लिखेंगे क्या बन जाएगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। आगे जरा देखिए, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जरा समझते हैं। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कहने मतलब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक मैट्रिक्स, कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिखा आपके पास से 0 0 0 1 -2 2 -2 3 -3 ऐसे आपके सामने लिखा हुआ है। जरा आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, जरा आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, यहाँ पे आपके पास 1 होगा, इसका ट्रांसपोज निकालिए जरा, क्या आएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल देना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, ये 0 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप देख क्या रहे हैं, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, सर्टेनली इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा -2, यहाँ पे लिखा 2। तो क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स से -1 कॉमन कर लीजिए। आप किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर को कॉमन कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करने से अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, इसका -1 हो जाएगा, ये आपके पास 0 ही रहेगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आप जरा ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स लिखा क्या ये ए नहीं है, जो आप मैट्रिक्स लेके चले थे, ये आपके पास ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, तो ए डैश इक्वल टू क्या आया, -a आया। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इस तरीके के मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंडर में सारी चीजें देख रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। लिखेंगे ऐसे कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या कर दो, 0 कर दो, डायगोनल के एलिमेंट क्या कर दो, 0 कर दो, बाकी जो बराबर दूरी के एलिमेंट है उनके माइनस साइन के साथ डिफरेंस रखो, बाकी वही रखो। जैसे इधर पे 1 रखा, इधर -1 रखो। आप उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे -1 रख सकते हैं, यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 कर सकते हैं, -2 है, यहाँ पे आपने क्या रखा, +2 रखा, साइन अपोजिट करके रखना है, ठीक है, बराबर दूरी पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको यहाँ से लिख के दूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर आपके सामने लिख के दिया जाए, यहाँ पे A = 0 0 0 A12 A13 A21 A23 A31 A32, जरा ध्यान से समझना। आपका जो A12 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -A21 होना चाहिए। A13 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -A31 होना चाहिए, ठीक है। A23 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, A32 होना चाहिए, -, ठीक है। तो मतलब डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट सेम बट विद डिफरेंट साइन, अगर ऐसा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, राइट। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपके पास आया इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ऑफ कोर्स उनके पास सेम ऑर्डर होना चाहिए, और ईच एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स टू द इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कि दो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा A B C D, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा X Y Z W। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं, पहले बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, A = X होना चाहिए है, B = Y होना चाहिए है, C = Z होना चाहिए है, D = W होना चाहिए है। अगर ऐसा होता है तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इस तरीके के मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने अभी तक डिस्कस किया, राइट। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझा। इसका जो अगला हिस्सा है वो अगले वीडियो मिलेगा,
और इसको you just watch this video thoroughly, right? You will get the better understanding. Now we will see you in the next video. Thank you for watching.